हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 12 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस रहता है। तो आज मौलाना अबुल कलाम जी की कुछ पंक्तियां हैं कि किसी भी शिक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य संतुलित मस्तिष्क बनाना है जिन्हें गुमराह ना किया जा सके। हम पढ़ लिख कर ऐसे नागरिक बने कि हम स्वयं के निर्णय अपने मस्तिष्क के अनुसार ले सकें, ना कि कोई हमें भ्रमित कर सके। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और आज का जो पहला प्रश्न है वो भी उन्हीं से रिलेटेड है। कल हमने कुछ थोड़ा थोड़ा जाना था, लेकिन उसके स्टैटिक फैक्ट और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये 11 नवंबर को मनाने की शुरुआत कब से की गई? तो 2008 से, 2008 से, जो पहले जिसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो वर्तमान में किस मंत्रालय के नाम से जाना जाता है? शिक्षा मंत्रालय। जब नवीन शिक्षा नीति आई तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। नवीन शिक्षा नीति से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे ध्यान से देख लीजिए। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको अब्दुल कलाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो अलग हैं, ये अलग हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को भारत रत्न कब मिला था? 1992 में। 1992 में इनको भारत रत्न से विभूषित किया गया। और ये इतने महान विभूति थे कि जो आईआईटीज आज हम देखते हैं, आईआईटी, यूजीसी, सीएसआईआर, ललित कला संस्थान, ऐसी अन्य प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में जो एक नाम आता है वो आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। इनकी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक थी? मौलाना आज़ाद जी की बुक थी। और नवीन शिक्षा नीति, अब नवीन शिक्षा नीति आई है तो नवीन शिक्षा नीति की अध्यक्षता किसने की है? तो के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने ही नवीन शिक्षा नीति बनाई है। नवीन शिक्षा नीति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप वो वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। अब ये तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। तो ये वाली तारीख भी आपको याद करनी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर को भारतीय सेना ने वालोंग मेले का आयोजन किस राज्य में किया है? एक मेला है वालोंग मेला। अब इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तब किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के लोग शहीद हुए, उन्होंने अपनी शहादत दी, तो उन्हीं को याद करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, वालोंग मेला। हमारे एग्जाम में बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। एक फेस्टिवल, भारत के प्रमुख उत्सव त्योहार का भी लेक्चर मैंने बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए। सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? झारखंड में होता है। तो भारत का सबसे जो ईस्ट वाला पॉइंट है, पूर्वी बिंदु है, वो कौन सा है? वो है किबुथु, जो कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। अगर सबसे नॉर्थ का पॉइंट देखें तो सबसे पहले आता है इंदिरा कॉल, और यहाँ पर साउथ का पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर आता है गौर माता। इस तरीके, ये गुजरात में आता है। इस तरीके से आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों पॉइंट याद होने चाहिए। ओके। फिर चपचार कोट हमने कैसे याद किया था? इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है, कि अगर चुपचाप कोई कुट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? मज़े लेते हैं। या कोई रम पी लेता है तो एकदम वो चुपचाप बैठा रहता है और फिर उसकी बम्बू से, मतलब बांस के डंडे से पिटाई होगी। आपको जैसे याद होता है वैसे याद कर लीजिए। सैला सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? कितने स्टार मिले हैं? 4 स्टार मिले हैं। कौन से रेलवे स्टेशन को मिले हैं? तो आंसर तो सिंपल सा है कि भोपाल रेलवे स्टेशन को मिले हैं। अब भोपाल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये क्या है, 4 स्टार ईट रेटिंग क्या होती है? तो आपने अगर रेलवे में सफ़र किया होगा, तो रेल में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम सफ़र भी करते हैं और जो वहाँ का खाना मिलता है, जो ट्रेन का खाना मिलता है, तो उससे भी हम सफ़र करते हैं। तो वो खाने में क्या हो, पौष्टिक हो, न्यूट्रिटिव हो और कैसा हो, हाइजीनिक हो, स्वच्छ हो। इसीलिए ये अभियान चलाया गया है। ये जो पहल है वो भोपाल स्टेशन को दी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि भोपाल स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया, क्योंकि भोपाल स्टेशन का नाम एक बार नहीं 2 बार परिवर्तित हुआ है और जिनके नाम पे परिवर्तित हुआ है वो बहुत ही अधिक हिस्ट्री से भी रिलेट करती हैं। एक शासिका है, मैंने ये हिंट दे दिया, अब आपको बताना है कि क्या नाम है। ओके, अब ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये सर्टिफिकेट देता है फसाई, FSAI। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसका नाम है? फसाई का नाम है। FSAI जो संस्था है, इसका निर्माण, इसका एक्ट आया था वो 2006 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? तो इस एक्ट के दौरान इसकी स्थापना 2008 में की गई। ये आपको याद रखना है। ओके, फिर हमने और अभी सर्टिफिकेट देखे थे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है, किसको मिलता है? ये मैंने अपने करंट अफेयर वाली क्लासेस में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। भारत में टोटल कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं? तो उनकी संख्या अब हो गई है 12। अभी लक्षद्वीप और एक और राज्य को मिला था। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, फिर बताइएगा। फिर एशिया का पहला बायो CNG संयंत्र कौन सा है? इंदौर। ये पढ़ चुके हैं हम पहले कि एशिया का पहला बायो CNG संयंत्र कौन सा है, तो आंसर इज इंदौर। और फर्स्ट वाटर प्लस सिटी जो बनी है वो भी इंदौर बनी है। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाली जो सिटी बनी है वो भी इंदौर बनी है। स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इस बार किसने टॉप किया है, तो वो भी इंदौर ने किया है। तो ये इंदौर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अखिल भारतीय उद्योग संघ का अध्यक्ष कौन बना है? ये रमेश केजरीवाल हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं हैं। तो अखिल भारतीय उद्योग संघ, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ है ये, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल जी बने हैं। अब रबर का बहुलक, रबर किसका बहुलक होता है? बहुत सारे SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन, आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। रबर किसका बहुलक है? रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर के वल्कनाइजेशन में क्या यूज़ किया जाता है जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है? तो उसका आंसर है सल्फर। इनको याद कर लीजिए। फिर अभी हिमाचल प्रदेश में आज मतदान है, आपको पता ही होगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में ही ऐसा स्थल हो सकता है, तो उसका नाम है ताशी गंग। ताशी गंग जो है वो हाईएस्ट मतदान वाला पॉइंट है और इसकी हाइट कितनी है? 15,256 फीट ऊंचाई पर ये स्थित है और यहाँ पर 100% मतदान होता है। अब 100% मतदान कैसे होता है? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वोट देने ना जाता हो? क्योंकि यहाँ पर टोटल 52 ही व्यक्ति रहते हैं और जो 52 के 52 जो है वो मतदान करते हैं। ओके, फिर एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त, MPPSC में भी यह प्रश्न पूछा गया है, कौन है? रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना भारतीय सेना ने कहाँ पर की है? ये वीरांगना सेवा केंद्र क्या है? वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना भारतीय सेना ने की है, क्योंकि भारतीय सेना में जो महिलाएं कार्यरत हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत रहती है तो उनका तुरंत कैसे निपटान किया जा सकता है, इसीलिए ये पहल शुरू हुई है। ये नई दिल्ली में शुरू हुई है और ये हीरो मोटर कॉर्प जो कंपनी है वो इसकी क्या है, इसकी सहभागी है। तो आपको याद रखना है कि वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखो, आप सभी को पता है कि जो पहले CDS थे जिनका क्या नाम था? बिपिन जनरल जी, तो उनका जब निधन हो गया तो अभी जो सेकंड नंबर के वर्तमान में CDS बने हैं वो कौन बने हैं? अनिल चौहान। लेकिन यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सेना के कमांडर ऑफ चीफ कौन है, और आपको ऑप्शन में देते हैं अनिल चौहान, द्रौपदी मुर्मू,
जगदीप धनखड़। इस तरीके से यदि आपको 4 ऑप्शन देते हैं तो आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद कर लीजिए कि जो सेना के कमांडर ऑफ चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। वो जो भी राष्ट्रपति हैं, वो पदेन जो भी राष्ट्रपति होंगे वो सेना के कमांड चीफ होंगे। तो चाहे वो नेवी के हों, थल सेना, वायु सेना, तीनों जो सेनाएं हैं, तीनों के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में कौन है? CDS अनिल चौहान। अब जल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। जनवरी से मंथ की शुरुआत होगी। 15 जनवरी को सबसे पहले हम मनाएंगे थल सेना दिवस। फिर अक्टूबर में मनाएंगे क्या? वायु सेना दिवस। तो अक्टूबर में वायु सेना दिवस मनाएंगे और नौसेना दिवस सबसे लास्ट में 4 दिसंबर मंथ में होता है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ओके, तो इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ से कहाँ तक वो ट्रेन चलने वाली है? तो देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस आपने बहुत नाम सुना होगा। ये बहुत अधिक विख्यात हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इस ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत अधिक थी। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलने वाली ट्रेन है। इसी ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? यदि आपको वंदे भारत ना देके T18 करके दिया जाता है तो ये वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत ट्रेन ही है और इसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसमें जो सीट होती है वो 360 डिग्री पर रोटेट हो जाती है। मतलब आप पूरा रोटेट होके सीट, मतलब अपनी सीट को पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी तक पहली जो चली थी ट्रेन वंदे भारत वो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। तो इस तरीके से बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चालू हो चुकी हैं। लेकिन जो साउथ की है, जो दक्षिण भारत की ट्रेन है वो पहली है। तो वो कहाँ चली है? वो चेन्नई टू मैसूर चली है। तो आपको इसको याद रखना है। फिर कवच प्रणाली क्या है? कवच प्रणाली जो है ये अगर 2 ट्रेन है तो इन ट्रेनों की पटरियों के बीच में क्या हो? टकराव ना हो, इसीलिए कवच प्रणाली को बनाया गया है। फिर 11 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ये प्रश्न अभी जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। 11 नवंबर को मोदी जी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? अब ये क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है? तो इसका उद्घाटन बेंगलोर में हुआ है। अब किसकी याद में हुआ है? अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि जो बेंगलोर में एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता देंगे। आपको याद होगा कि कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। तो जो बेंगलोर के संस्थापक हैं वो, उन्हीं का नाम है कैंपगोड़ा। तो उन्हीं की याद में ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। कब किया है? तो 11 नवंबर को किया है। और किसकी याद में किया है? तो इनका पूरा नाम है नादप्रभ कैंपगोड़ा। ये नाम याद रखिएगा, नादप्रभ कैंपगोड़ा। ये बेंगलोर के संस्थापक है और इस मूर्ति की हाइट कितनी है? ये 108 फीट ऊंची है। तो 108 फीट ऊंची है। तो ये कौन सी है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए, भारत में बहुत सारे स्टैचू बन गए हैं तो हमें सारे स्टैचू याद करना है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये तो अब आपको रट गया होगा कि ये गुजरात के केवड़िया में है। इसकी जो हाइट है वो 182 फीट है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? तो 31 अक्टूबर, जब क्या होता है? सरदार पटेल जी का जन्मदिन होता है। 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ऑफ स्टैचू कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई वो किसकी मूर्ति है यहाँ पर? तो ये संत रामानुजाचार्य जो हैं उनकी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। फिर अभी अभी उद्घाटन हुआ है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर बना है? ये लातूर महाराष्ट्र में बना है। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी स्थापना स्टैचू ऑफ नॉलेज के रूप में कहाँ की गई है? लातूर महाराष्ट्र में की गई है। तो क्या आपको सारे स्टैचूज कहाँ कहाँ पर हैं वो याद हो गए हैं?
अगर याद नहीं हुए तो आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएंगे और इसे नोट भी कर लीजिएगा। फिर किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग को मीन्स जो ओबीसी हैं उनको 77% जो है 77% तक बढ़ाने का मतलब आरक्षण बढ़ाने का जो विधेयक है वो पारित किया है? आंसर है झारखंड। देखिए आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी के आरक्षण 27% और 14% वाला मुद्दा अभी भी चल रहा है, बहुत प्राचीन समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट हैं जो वो 50% की लिमिट है उसको क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। जो 50% तक ही आरक्षण दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा, ये किस जजमेंट में बताया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्योंकि मैंने अभी जब जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ था उसमें बहुत डिटेल से पूरा आरक्षण का मुद्दा समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर बस क्या समझना है कि किस राज्य ने पिछड़े वर्ग को 77% तक आरक्षण बढ़ाने की बात कर दी है, तो आंसर है झारखंड। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति अभी जब बजट की घोषणा हुई तब 7 जो इसके स्तंभ बताए गए, जिसमें रेलवे, परिवहन, कनेक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे 7 पॉइंट हैं जिनको कनेक्ट करने की बात की गई कि उससे क्या लाएंगे हम, पीएम गति शक्ति के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बनाया जाएगा। तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। वाराणसी को भी हमने याद किया था कि एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी जो सांस्कृतिक राजधानी है, जो कल्चरल कैपिटल है, वो किसे बनाया है, वो वाराणसी को बनाया है। तो वाराणसी से याद करना है। और जो आत्मनिर्भर भारत है तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये हमारा विजन है। तो इसके लिए पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 10 पॉइंट को। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया 11 नवंबर को। फिर 10 नवंबर को भारतीय सेना ने बालोंग मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया। फिर 4 स्टार ईट राइट स्टेशन किसे मिला है? तो भोपाल स्टेशन को ये मिला है। फिर अखिल भारतीय रबर, यहाँ पर रबर लिख लीजिएगा आप, रबर उद्योग संघ के हेड कौन बने हैं? तो केजरीवाल, रमेश केजरीवाल इसके अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? ताशी गंग केंद्र, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? राजधानी नई दिल्ली से शुरुआत हुई है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक चलाई है? तो मतलब उद्घाटन किया है, चेन्नई से मैसूर तक किया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? बेंगलोर में किया गया है। और पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। तो ये आज के करंट अफेयर थे। आई होप आपको इतने पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर अधिक से अधिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।